अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था कि मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज उसकी जो समझ लें कि पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स को आपको समझाऊंगा जिसका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे कि हम बहुत सारी फिलोसफीज तो सुनते हैं, फलसफे और ये इस तरह की वीडियो जिसमें सॉफ्ट स्किल्स की बातें होती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए जो प्रैक्टिकली अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो वाकई आप एक चेंज देखें, सिर्फ वक्ती तौर पर मोटिवेट ना हो। तो जैसे कि पहले आप ये देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, तो बात करते हैं कि ये होती क्या है। इसकी बेशुमार डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो मिस्टर जिम रॉन ने कोट करी थी। उसका मतलब ये था कि आपकी वो काबिलियत जिसकी बिना पर आप उस इनकम पर रहने का काबिल हो जाएं जो आपकी पर्सनल रिसोर्सेज से आपने कमाई हो, यानी कि एबिलिटी टू लिव फ्रॉम द इनकम ऑफ योर पर्सनल रिसोर्सेज। इसमें देखिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि यार मेरा एक अपार्टमेंट होगा, एक मुलाजिम होगा, मेरे पास एक नॉर्मल सी गाड़ी होगी, और जो भी वो एक नॉर्मल सी जिंदगी सोचता है, अगर वो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से और अपनी इनकम से ये सारी चीजें अचीव कर लेता है तो ये उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन अगर कोई इंसान सोचता है कि यार मेरा एक बहुत बड़ा सा घर होगा, उसमें एक स्विमिंग पूल होगा और मेरे पास 10 किस्म के पेट्स होंगे, 4 गाड़ियां होंगी, अगर उसकी ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो ये सोचता है और वो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से, अपनी इनकम से ये सब चीजें अचीव कर लेता है, तो ये उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की एक मुख्तसर सी डेफिनेशन बताई है ताकि आपके जहन में आ जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। अब देखिए, जैसे कोई भी इमारत होती है, उसकी मजबूती के लिए जरूरी होता है कि उसके पिलर मजबूत हो। तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 3 पिलर होते हैं जो कि मजबूत होना जरूरी है, जिसमें जो सबसे पहला पिलर समझ लें वो होता है फाइनेंशियल। अच्छा, मेरी राइटिंग जो है ना वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आई होप कि आप फिर भी इसको देख लेंगे। वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का ताल्लुक, इसको याद रखिएगा, वो इंडिविजुअल से होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का ताल्लुक इंडिविजुअल से होता है कि वो नॉलेज और स्किल्स हासिल कर ले फाइनेंस के हवाले से, जिससे वो इफेक्टिव और नॉलेज बेस्ड डिसीजन ले सके। देखिए, इसको समझे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 100 रुपए दें और 10 साल के बाद मैं आपको 105 रुपए वापस दूंगा। आप सोचिए, यार ठीक है, मुझे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मैं दे देता हूं इसको। डिसीजन तो आपने लिया, लेकिन ये डिसीजन नॉलेज बेस्ड और इफेक्टिव डिसीजन नहीं है। अगर दूसरी साइड पे अगर आप कैलकुलेशन कर दे और कैलकुलेशन करने के बाद जो है आप देखते कि यार अगर मैं इस पे कंपाउंड इफेक्ट लगाऊं और ये 100 रुपए 10 साल के बाद मुझे तो ये शख्स 1000 रुपए बना चुका होगा, तो फिर ये सब करने के बाद आप मुझे बोलते कि भाई मैं तो 500 रुपए से कम नहीं लूंगा, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तो अब ये सारी चीजें करने के बाद जो आप डिसीजन लेते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड और इफेक्टिव डिसीजन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत जरूरी है कि जो एक इंडिविजुअल हो उसको ये फाइनेंस की इतनी नॉलेज हो कि वो इफेक्टिव डिसीजन ले सके, नॉलेज बेस्ड डिसीजन ले सके। अच्छा, इस पूरे सिलसिले में मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको अकाउंटिंग टेक्निक्स और आपको फाइनेंशियल मॉडल्स और ऑडिटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको पूरी सीरीज में बहुत सिंपल समझाऊंगा ताकि इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनल फाइनेंस, ताकि आप अपनी जिंदगी में जो मामलात हैं उसको अच्छा और बेहतर कर सकें। और जो चाहेगा मैं उसको कॉम्प्लेक्स चीजें भी बता दूंगा, और उसके लिए आप लोग मुझे मेरे चैनल जो है यूट्यूब, उसमें कमेंट्स में लिख के मुझसे सवालात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से ये जो पहली चीज है, ये इसमें हमने देख लिया कि हमारी क्या क्या चीजें होती हैं। डिसीजन मेकिंग जो कि नॉलेज बेस्ड और इफेक्टिव होगी, और उसके लिए फाइनेंस की इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि आप इन चीजों को एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर समझ सकें और इसके ऊपर डिसीजन ले सकें। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी चीज है
वो है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। असल में जब मैं टीचिंग करता था तो उस वक्त मेरी आदत थी बोर्ड पर लिखने की, लेकिन ये एक बहुत बड़े गैप के बाद जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें वीक हूँ। बहरहाल वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, देखिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं, इट्स रिलेटेड टू बिजनेस इंटेलिजेंस। पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल की, अब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस इंटेलिजेंस की। बिजनेस के हवाले से बिजनेस फाइनेंस की आपको इतनी नॉलेज और स्किल्स हासिल हो कि आप इफेक्टिव और नॉलेज बेस्ड डिसीजन ले सकें। अब इसमें जो है वो यकीनन आपको कुछ अकाउंटिंग टेक्निक्स का पता होना जरूरी है, कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स का, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता होना जरूरी है, कुछ ऑडिटिंग का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू बिजनेस इंटेलिजेंस। तो हमने देखा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अब जो तीसरी टर्म है, जो कि मैं सबसे मजबूत पिलर समझता हूं जिसको, और अगर वो पिलर इंसान का मजबूत हो तो फिर वो कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में आगे बढ़ जाता है, और वो है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। देखिए मैं बार बार मेंशन करता हूं, अगर आपको जो भी सवाल आते हैं वो जरूर कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें फर्दर। देखिए फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के हवाले से जो है ना वो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं आपको। देखिए फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इसके कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आप मुझसे वो पैसा ले लें और मुझे जीरो पर खड़ा कर दें, और मैं दोबारा वो 10 लाख आपको कमा के दिखा दूं, दैट मीन्स मेरे अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है। एक बंदा है, अगर उसको स्टॉक्स की इतनी नॉलेज है और उसने उससे पैसा कमाया, आप उससे वो सारा पैसा ले लें, वो दोबारा स्टॉक से आपको उसी तरह पैसा कमा के दिखा देगा। इस चीज का होना, इसे कहते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। जिस शख्स के अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होता है वो जिंदगी में कभी भी माली तौर पर जो है वो पीछे नहीं जाता, वो हमेशा मुस्तहकम रहता है और आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, इसके लिए जो है मैं आपको इसको समझाने के लिए इसमें चीजें समझा देता हूं कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, सेल्फ, मेरे ख्याल से बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सेल्फ एफिशिएंसी। देखिए सेल्फ एफिशिएंसी उस बिलीफ को कहते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी उस बिलीफ को कहते हैं जिसमें आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर आपको पूरा एतमाद हो। समझ रहे? सेल्फ एफिशिएंसी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का पहला पार्ट है, जिसमें आपको ये बिलीव होता है कि मैं जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहा हूं वो सही है। इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब यह होता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन मैंने लिया था सेल्फ एफिशिएंसी की बुनियाद पे, मैं उस पर कायम रहूंगा, उसको फॉलो करूंगा और उसको ट्रैक करूंगा। उस फाइनेंशियल डिसीजन को जो मैंने सेल्फ एफिशिएंसी की बुनियाद पे लिया था उसको मैं फॉलो करूंगा और उसको ट्रैक करूंगा और उस पर कायम रहूंगा। इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। और जो तीसरा और आखिरी है वो कहलाता है सेल्फ डिटर्मिनेशन।
सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन आपने लिया उसमें आप विल पावर और इंटेंशन जो आप डिसीजन ले चुके हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपकी विल पावर और आपकी इंटेंशन शामिल है कि मैं उससे पैसा कमाऊंगा और मेरे फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर होंगे। इस विल पावर का और इंटेंशन का होना, इसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। उसके अंदर 3 पार्ट मैंने बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के 3 पार्ट मैंने आपको बताया, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन में मैंने आपको बता दिया 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, विल पावर और इंटेंशन। तो ये आज की मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और इसके बाद जो है पूरा एक सिलसिला चलेगा। आपने इसको देखना है, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करना है, और ताकि जो है मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों को समझे जो कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं समझाई जाएगी, और आप अपनी माली हालत को बेहतर कर सकें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।